बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल मेथड्स एंड एग्जांपल ऑफ एमएसके सर्जरीज़ हमने पढ़नी थी, पिछले टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। पेज नंबर है 370। अब यहाँ पे ना हम मेथड्स देखते हैं, एक एक हम एग्जांपल देखेंगे। पहले हम प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर से ही हम अंदाज़ा लगाएंगे ये कौन सा मेथड हो सकता है। ठीक है, अब लेट सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं लिगामेंट रिपेयर या आर्टिकुलर कार्टिलेज रिपेयर की। जब हम बात करते हैं, अब हमें पता है कि देखो, अगर कोई माइनर सा कट लगा या माइनर सी इंजरी हुई है, ठीक है, और उसको इतना ज़्यादा मतलब मेजर कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको रिपेयर करके काम चलाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली मेथड का नाम क्या बन जाएगा जी, रिपेयर वाला मेथड है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि फर्स्ट कर लो, हम बात करते हैं रेटिनाकुलर रिलीज़। रेटिनाकुलर रिलीज़ में देखो, हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है, और पीछे होता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में हमने एक जो है ना, इसकी वजह से, इसके कंप्रेशन की वजह से हमने एक डिजीज़ पढ़ी थी, सीटीएस। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, सीटीएस हो जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब उसमें क्या था कि मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, अब उस मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, कंप्रेशन पड़ रही है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, तो रेटिनाकुलर रिलीज़ किया जाएगा ताकि जो मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, डीकम्प्रेशन या रिलीज़ का। सिमिलरली अब हम अगली बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसमें बात करते हैं लेमिनेक्टमी की, क्योंकि हमने कहा है कि एक एक एग्जांपल देखेंगे एक प्रोसीजर की, और वहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कौन सा मेथड है। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं लेमिनेक्टमी की। लेमिनेक्टमी में क्या होता है, लेमिनेक्टमी में हमने पढ़ा होगा कि दो स्पाइनल कैनाल है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही होती है। ठीक है, अगर स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाती है, उसकी स्टीनोसिस हो जाती है किसी भी वजह से, तो फिर ऑब्वियसली क्या पड़ेगा, कंप्रेशन पड़ेगी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, प्रेशर पड़ेगा, नर्व जो है वो इम्पिंज हो जाएंगी। तो उसके लिए जो सर्जरी की जाती है वो कुछ इस तरह से की जाती है कि जो लेमिना होता है ना, उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर फर्स्ट सुन लो, हम एक वर्टिब्रा की बात करते हैं, चलो वैसे ही अभी हम कैजुअली एक कोई वर्टिब्रा बना लेते हैं, और हमें ये लगता है कि क्या होते हैं, साथ में होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से एक और प्रोसेस भी आ रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, स्पाइनस प्रोसेस पीछे की तरफ होता है, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो रही होती है, स्पाइनल कैनाल स्टार्ट हो रही होती है। ऐसे ही है ना। अब ये वाला जो एरिया होता है ना, लेमिना वाला, इसको हम क्या बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। अब देखो, ये हो जाएगा खाली, बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो स्पाइनल कैनाल का जो एरिया है वो खुल जाएगा। ठीक, तो फिर उससे क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी, सॉरी इम्पिंजमेंट या कंप्रेशन, वो हो जाएगा कम। तो बिल्कुल, अब इसको हमने क्या किया, रिमूव किया, तो मेथड का नाम क्या हो गया, रिजेक्शन और रिमूवल। अच्छा, अगला जो प्रोसीजर है उसमें हम किसी की भी बात कर देते हैं। चलो हम बात करते हैं टेंडन ट्रांसफ़र की बात करते हैं। अब टेंडन ट्रांसफ़र में हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लो कुछ शॉर्टनिंग हो गई है और मूवमेंट जो है वो उस तरह से नहीं हो पा रही है, या तो हम क्या करेंगे, टेंडन की रीअलाइनमेंट कर देंगे कि फ़र्ज़ कर लो, मतलब ये एक बोन है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर टेंडन की इंसर्शन है, ऐसे ही है, टेंडन की इंसर्शन है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मूवमेंट की लिमिटेशंस हो रही है, मोबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है हम यहाँ से इसको हटा के और किसी जगह पे अलाइन कर दें, तो उसको हम कहते हैं रीअलाइनमेंट या स्टेबलाइजेशन। फिर हमारे पास आता है फिफ्थ वाला जो मेथड है, इसमें हम बात कर लेते हैं, चलें किसी की भी बात कर लेते हैं, टीनोप्लास्टी है, सेरेब्रल रिकंस्ट्रक्शन है, लिगामेंटस रिकंस्ट्रक्शन है। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है, देखो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, टीनोप्लास्टी है, टेंडन दोबारा से, कॉन्ड्रो कार्टिलेज की बात हो रही है, आर्थ्रो जॉइंट की बात हो रही है, रिपेयर कर रहे हैं ना जॉइंट को, या उसकी जगह बिल्कुल नया लगा देते हैं, या तो फिर हो रहा है उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं या रिकंस्ट्रक्शन का नाम दे रहे हैं। ठीक, फिर आ जाती है आर्थ्रोडिसिस। आर्थ्रोडिसिस में क्या होता है कि जॉइंट्स को बिल्कुल आपस में जोड़ दिया जाता है, उनकी फ्यूजन कर दी जाती है, बोनी यूनियन को आपस में फिक्स कर दिया जाता है, मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं होती हैं। फिर जिस तरह से अगर हम बात करें ना, उसकी शोल्डर जॉइंट की बात करें, तो ये अभी क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, और ये जो है हमारा स्कैपुला आ गया, सॉरी ह्यूमरस का हेड है। ठीक है, अब उसने इसके अंदर मूव करना है। अब लेट सपोज अगर हमने क्या करनी है, आर्थ्रोडिसिस करनी है, तो ये आपस में फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, और मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जब मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, उस सर्जरी को जो मेथड होगा उसको हम कहेंगे फ्यूजन और फिक्सेशन। ये हमने चंद जनरल मेथड्स पढ़े हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं अपना टॉपिक, सर्जिकल अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं। सर्जिकल अप्रोच में हम बात करते हैं ओपन प्रोसीजर, आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर, और तीसरे नंबर पर जो प्रोसीजर आता है वो है आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर्स। ठीक है, अच्छा, अब ओपन प्रोसीजर क्या होता है, ओपन प्रोसीजर में हम बात करते हैं कि जो सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है ना, वो अच्छा खासा लेंथी और डेप्थ में लगाया जाता है।
ठीक है। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें डीप लेयर्स भी इन्वॉल्व होती हैं, स्किन की, फेशिया की, मसल की, जॉइंट कैप्सूल की, ठीक है। तक सारा का सारा जो अंदर का वो है ना, वो सारा विजुलाइज किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ आर्थ्रोटोमी इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन ओपन प्रोसीजर, ठीक। आर्थ्रोटोमी की हम बात कर रहे हैं, ये एक ओपन प्रोसीजर है और इस आर्थ्रोटोमी में होता क्या है बेसिकली, इन विच जॉइंट कैप्सूल इज इंसाइज्ड, इंसियन लगाई जाती है जॉइंट कैप्सूल के ऊपर और जॉइंट स्ट्रक्चर सारे के सारे एक्सपोज कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं ओपन प्रोसीजर। पूरा का पूरा खोल दिया, अंदर फेशिया है, स्किन की लेयर्स हैं, जो भी मतलब मसल्स की लेयर्स हैं, एवरीथिंग ओपन करके जो अंदर की चीज़ है उसको खोल दिया जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं ओपन अप्रोच या ओपन प्रोसीजर, ठीक। अब ओपन अप्रोच किसके लिए ज़रूरी होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं ऐसी सर्जरीज़ के लिए जब हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी है। अब देखो ना, जब हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी है तो ऊपर से तो जॉइंट रिप्लेस होने से जाहिर है। अब जैसे फर्ज कर लो हम इस जॉइंट की बात करें, अगर इसको रिप्लेस करना है तो ऐसी थोड़ी हो गई, ये तो फिर भी सुपरफिशियल है ना, बस स्किन को कट लगाएंगे, इतना ज़्यादा मसल पार्ट भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और जॉइंट हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे जॉइंट्स, जैसे अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं, हिप जॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो स्किन की लेयर्स आएंगी, फेशिया की आएंगी, मसल्स आएंगे, कैप्सूल आएंगे, फिर जॉइंट की रिप्लेसमेंट की बारी आएगी ना, तो ओपन अप्रोच इसमें यूज़ की जाएगी। आर्थ्रोडेसिस हम पढ़ चुके हैं, ये जॉइंट्स को फ्यूज़ करना है तो भी ओपन अप्रोच यूज़ की जाएगी, और नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आगे हैं, ठीक, जिसमें हम ओपन अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो ये है ओपन प्रोसीजर। अब फर्ज कर लो MCQ पूछा जा सकता है कि ना जॉइंट रिप्लेसमेंट की गई है, ठीक है, मतलब लंबा सारा सिनेरियो बना देंगे, ऐसे हुआ, ऐसे उसको इंजरी हुई, ऐसे उसको एक्सीडेंट हुआ, ऐसे वो गिरा, ऐसे वो हुआ, अब इधर उसको पेन है, ये उसका मसला है, हमने उसकी जो है ना जॉइंट की रिप्लेसमेंट करनी है। जब जॉइंट की रिप्लेसमेंट करनी है तो कौन सा अप्रोच होगी या कौन सा प्रोसीजर होगा, दैट इज़ ओपन प्रोसीजर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसीजर है वो है जी आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर। आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर में क्या होता है, बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल एंड एज अ मीन ऑफ ट्रीटिंग वैरायटी ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर डिसऑर्डर, ठीक है। या तो हम इसको डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि अगर किसी भी कोई मसला है और उसको डायग्नोज करना है तो आर्थ्रोस्कोपी का प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि इंट्रा आर्टिकुलर काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं तो उनको भी ट्रीट करने के लिए हम आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। और ये जो आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर है परफॉर्म किया जाता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंसियन लगाया जाता है। अब आप थोड़ा कंपेयर करोगे ना, ओपन में क्या था, आर्थ्रोस्कोपिक में क्या था। ओपन में लेंथी भी था, डेप्थ में था। आर्थ्रोस्कोपिक में क्या है, स्मॉल इंसियन लगाया जाता है स्किन में, ठीक है, वेरी स्मॉल इंसियन इन स्किन, मसल, जॉइंट कैप्सूल फॉर इंसर्शन ऑफ एन एंडोस्कोप, ठीक है। बिल्कुल इतना, मतलब लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये वाला जो है ना, ये इंसियन है, अच्छा ये फिर भी बड़ा है इतना, ये जो है ना ये इंसियन है, ठीक है, इतना सा लगा दिया और उसको ओपन किया, स्किन भी गई, फेशिया भी गया और फिर जो जॉइंट कैप्सूल है वो भी एक्सपोज हो गया। अब ये एंडोस्कोप है, उसको हमने इंसर्ट किया ऐसे, ठीक है, ये एंडोस्कोप इंसर्ट हो गया। अब जब एंडोस्कोप इंसर्ट हो गया तो अब उसके क्या होता है, आपको पता है कैमरा लगा हुआ होता है साथ में, तो विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द जॉइंट जो है वो हमें दिखेंगे बाय मीन्स ऑफ अ कैमरा एंड ऑफ मिनिएचर। मोटराइज्ड सर्जिकल टूल्स यूज़ करेंगे इस प्रोसीजर के लिए। आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं यूज़ फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स एट द शोल्डर और नी, ज़्यादातर इसको शोल्डर और नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर में लिगामेंट, टेंडन, कैप्सूल रिपेयर, रिकन्स्ट्रक्शन, जॉइंट डिब्राइवमेंट, मैनिसेक्टमी, आर्टिकुलर कार्टिलेज रिपेयर, साइनोवेक्टमी, ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं जो हमने पीछे सर्जिकल मैथड्स में पढ़े हैं, ठीक है, ये जो सारे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजर्स की एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी ना, उसके लिए हम आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर को ही यूज़ करते हैं। अब एक होता है आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर यूज़ आर्थ्रोस्कोपी फॉर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीजर, लेकिन उसके लिए मतलब आप ऐसा समझ लो कि कुछ पोर्शन के लिए आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, लेकिन इट ऑल्सो रिक्वायर ओपन सर्जिकल फील्ड फॉर सिलेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मिनी ओपन प्रोसीजर। इंसियन स्मॉल लगेगा बट ऑल्सो रिक्वायर ओपन सर्जिकल फील्ड फॉर सिलेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ, अगर हमने सिलेक्टेड सर्जरी करनी है तो उसको हम उस जगह को हम क्या करेंगे, ओपन भी करेंगे, तो इसको हम नाम देते हैं आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर। अब हमने सर्जिकल अप्रोच भी कर ली है, सर्जिकल अप्रोच के साथ वो 3 होती हैं, ये चीज़ें हमने देख ली। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो मैथड्स होते हैं सर्जरी करने के वो 6 होते हैं, 5 R यहाँ पे हमने इसकी नाम दे दी है,
ठीक है, ये 5R और एक जो है वो F वाला आ जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ्ट्स क्या होते हैं। ग्राफ्ट्स में हम इसकी फ़िलहाल देखेंगे 3 तरह के ग्राफ्ट्स हैं, 3 तरह के जो है ना 3 टाइप्स हैं ग्राफ्ट्स की। एक होता है ऑटो, एक होता है एलो, एक होता है सिंथेटिक। अब ऑटो में क्या होता है, ऑटो को हम रेफर्ड एज ऑटोजीनियस या ऑटोलोगस ग्राफ्ट, ठीक है। यूजेस पेशेंट्स ऑन टिश्यू हार्वेस्टेड फ्रॉम डोनर साइट इन द बॉडी। ये जो ऑटोग्राफ्ट है ना, जिसे हम बात करते हैं ना ऑटोमेटिक, ऑटोनोमस, इस तरह की जो चीज़ें, अब यानी कि जो ग्राफ्ट लिया गया है वो पेशेंट के अपने टिश्यू से लिया गया है। पटेलर टेंडन ग्राफ्ट फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की रिस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। किसको यूज़ कर रहे हैं, पटेलर टेंडन ग्राफ्ट को यूज़ कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारी सर्जरीज हैं जिनके लिए हम अपनी ही बॉडी से जो है वो ग्राफ्ट निकाल लिया जाता है। अभी तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी है ना कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी रिस्क भी है। क्या है रिस्क एसोसिएटेड विद इंक्लूड द नीड फॉर 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे एंड द पोटेंशियल फॉर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एट द डोनर साइड जो है, जो जहाँ जाहिर है ना 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स ही होंगे ना एक ही बंदे में। क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होगा ग्राफ्ट निकालने वाला, ग्राफ्ट निकाल के फिर दूसरा जो इंसर्ट करना है वहाँ पे, और नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी कोई ना कोई हो सकते हैं डोनर साइड के ऊपर, यानी कि जहाँ से ग्राफ्ट लिया गया है। एक होता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में क्या होता है, फ्रेश और क्रायो प्रिजर्व्ड टिश्यू को इस्तेमाल किया जाता है जो कि पेशेंट का अपना नहीं होता, किसी और सोर्स से लिया जाता है, ठीक है। टिपिकली फ्रॉम द कैडावरिक डोनर, ठीक है, कोई भी डेड बॉडी है वहाँ से कोई ग्राफ्ट निकाला और उसको यूज़ करते हैं हम। दिस टाइप ऑफ ग्राफ्ट को हम कहते हैं एलोग्राफ, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, एलोग्राफ का नाम देंगे। अब जाहिर है कोई अगर अप्रोप्रिएट ऑटोग्राफ अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एलोग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि अगर ऑटोग्राफ्ट यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन सर्जरी फेल हो गई तो हम दोबारा से अब ऑटोग्राफ नहीं ले सकते हैं, लाइक अगर अवेलेबल नहीं है तो हम एलोग्राफ्स को यूज़ कर लेते हैं किसी और डोनर से, किसी डेड बॉडी से, ठीक है, तो उसको हम यूज़ कर लिए जाते हैं। एलोग्राफ्ट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर आर्टिकुलर कार्टिलेज इम्प्लांटेशन बिकॉज क्रायोप्रिजर्व डिस्ट्रॉयज आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं ना कार्टिलेज के बारे में, कार्टिलेज का एलोग्राफ नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर है सिंथेटिक में हम ज़्यादा सिंथेटिकली जैसे आर्टिफिशियली बनाना, उसको हम नाम दे देते हैं। उसके लिए हम मटीरियल यूज़ करते हैं गोल्टेक्स का, डेक्रॉन का, ये सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं ह्यूमन टिश्यूज़ के एंड दे आर यूज्ड ऑन लिमिटेड बेसिस फॉर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं। और जो सिंथेटिक लिगामेंट्स हैं उनका जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और उनकी इंटेग्रिटी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक चीज़ है एक नेचुरल, ठीक है, और एक चीज़ है जो सिंथेटिकली बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसका फेलियर रेट तो ज़्यादा होगा। तो ये 3 तरह के ग्राफ्ट्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। फिर हम वही सर्जिकल मेथड्स अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रिपेयर का मेथड था रीअटैचमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, स्टेबलाइजेशन, ट्रांसफ़र ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि रिपेयर कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे अगर हम मसल रिपेयर करते हैं, टेंडन रिपेयर करते हैं, लिगामेंट रिपेयर करते हैं या लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी स्टेबलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये भी पढ़ेंगे। और दूसरा फिर पोस्ट ऑप जो मैनेजमेंट है उसकी गाइडलाइंस भी पढ़ेंगे, ठीक है।